जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। और जैसे कि हमने पिछले घंटे में आपको बताया था कि आज हम कल भी गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कराची की बात की थी, आज भी हम कराची की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का बड़ा शहर है, इसका फ़ातिह कौन होगा। और कराची में जिन इलाक़ों की हम बात कर रहे हैं उसमें कराची साउथ का इलाका शामिल है, केमाड़ी है, कराची वेस्ट और कराची सेंट्रल की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर जो हल्के आते हैं कौमी असम्बली के वो NA 239 से NA 250 तक, और सूबाई असम्बली के जो हल्के आते हैं वो PS 106 से PS 130 तक। यहाँ पर जो सूरत हाल है और यहाँ पर जो इंतखाबी सियासत है, इस हवाले से हमने पहले घंटे में भी बात की और डिस्कशन की, और उस गुफ्तगू के नतीजे में कुछ अहम बातें सामने आई, जिसमें ज़ाहिर है यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP, जमात इस्लामी, ये तमाम जमातें यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। हमने देखा था कि पिछले इंतखाबात में भी यहाँ अलाइंसेस हुए थे, लेकिन हमें तहरीक इंसाफ यहाँ अक्सरियत में नज़र आई। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि क्या नए ट्रेंड्स होंगे, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पिछले इंतखाबात में 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तकसीम थी, ज़ाहिर है अब वो दोबारा जो है वो इकट्ठे हो गए हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि कराची की मेयरशिप उसके पास है, तो उसका कितना असर होना है कि उन्होंने वहाँ पे जो काम किया है, और बाकी जमातों की क्या पोजीशन होगी, तो उस पर गुफ्तगू जारी थी। अभी इस गुफ्तगू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ज़ैगम खान साहब। आपको हम गुफ्तगू में खुशामदीद कहते हैं। और बजाय इसके कि आपकी तरफ हम आए, थोड़ा सा गुफ्तगू चूँकि चल रही थी तो उसमें ऐड करना चाह रही थी तंजीला मज़र, तो तंजीला की तरफ जाते हैं और उसके बाद ज़ैगम खान साहब। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे आमिर गौरी साहब, वो कह रहे थे कि 2 पार्टी सिस्टम, मेरा ख्याल है 2 पार्टी सिस्टम की तरफ तो शायद हम वापस ना जाएं, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि आपको एक मजबूत हिज़्ब इख्तिलाफ की पाकिस्तान में ज़रूरत थी। खान साहब के पास बड़ा चांस था जब वो कौमी असम्बली को छोड़ के निकल गए, उनको नहीं निकलना चाहिए था और वो एक बड़ी आइडियल अपोजिशन फॉर्म करते, लेकिन क्योंकि बहुत तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में पार्लियामान के अंदर सियासत करनी पड़ती है, तो शायद वो उनके समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि जो गली में या सड़क पे सियासत हो सकती है एहतजाजी, वो उन्होंने उसको ज़्यादा बेहतर समझा। मुझे ऐसे लगता है कि जो बॉडी लैंग्वेज हमें इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही है, बिलखुसूस बिलावल साहब की, और वो जो बात कर रहे थे कि वो अभी थोड़ा अरसा मज़ीद चैलेंज को बड़ा करेंगे बिलावल साहब के लिए, तो ये एक इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार अपोजिशन की बड़ी जमात के तौर पर उभर के सामने आए, और वो PDM प्लस जो हम कह रहे हैं बार बार कि शायद कोई PDM प्लस जैसा कोई फार्मूला होगा और हुकूमत बनेगी, वो नहीं होगा। एक तो मैं ये बात कहना चाह रही थी। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस मॉडल की बात हुई थी कि उनके पास उसमें फिट इन नहीं होती मिडिल क्लास या होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप थर तक, नंगर पार्कर तक जाए ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनिशिएटिव्स, प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। जो बयानिया है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बुरे तरीके से कमज़ोर हुई है। वो बहुत इन्वेस्ट करते हैं, इश्तिहारात पे पैसे देते हैं, लेकिन वो जो अपने ऊपर एक लेबल है ना नालायकी का, करप्शन का और कमीशन का, वो असल है, नकल है, व्हाटएवर, लेकिन उसको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो उनका एक बहुत बड़ा डिलेमा है, उनका जो एक नाकामी है। मुझे लगता है कि उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है। जो आखिरी बात है वो ये है कि एंटी नवाज़ जो सेंटिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर का, जो इस वक्त बल्ले के निशान के बगैर जाएगा वोट डालने, क्या वो बिलावल साहब का जो एंटी नवाज नैरेटिव जो अभी उभर के सामने आया है, कहीं उसके साथ अपने आप को अलाइन करेगा कराची की सियासत में भी? ये एक सवाल होगा। देखते हैं कि 8 फरवरी को इसका क्या जवाब आता है। ये 2-3 चीज़ें मैं बस ऐड करना चाह रही हूँ। ज़ैगम को शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़ैगम, एक तो आप हमें बताएंगे ट्रेंड बेस्ड पॉलिटिक्स की तरफ, मगर आपके आने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी और जो हम कल भी कर रहे थे, उसमें एक जिक्र अभी तंजीला ने किया, क्या एक सियासी पार्टी या सियासी लीडर की बॉडी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है या उसका वो बयानिया इम्पॉर्टेंट है जो उसको वहाँ के वोटर्स के साथ कनेक्ट करे? उसके वोटर्स की वहाँ पर, उस जिस तरह हम कराची की बात करें, उनकी क्या एस्पायरेशन है? क्या हुक्स हमेशा मजहबी, लसानी और एथनिक शनाख्त ही रहेगी कराची में, या फिर वही कि एक जो लार्जर मिडिल क्लास है, क्योंकि कराची मेल्टिंग पॉट है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है, उनकी जो एस्पायरेशन है फॉर देम टू बी रिस्पॉन्डेड टू एज अ मेगा सिटी रेजिडेंट, वो इम्पैक्ट करेगी? देखिए, अहम बात तो पॉलिसियाँ हैं, पार्टी की पॉलिसियाँ हैं और लीडर्स की पॉलिसियाँ हैं कि अवाम को वो क्या डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं, उस प्रॉमिस के लिए कितनी उनकी तैयारी है, कितने उन्होंने एक्सपर्ट्स इकट्ठे किए हैं, कितना काम किया है, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो कितनी मेहनत के साथ वो काम करते हैं और बराह रास्त अवाम को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारी जो रिवायती सियासत है एक तरफ,
जो पेट्रनेज की सियासत बन गई है, जिसमें इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर सीटें जीतने की कोशिश की जाती है, फिर इलेक्टेबल्स के ज़रिए से और बिजनेसेस के ज़रिए से जो पार्टियों को सपोर्ट करते हैं उनके ज़रिए से उनको वापस इनाम दिया जाता है, और ये इनाम होता होता कोई नीचे तक थोड़ा थोड़ा पहुंचता है। यानी छोटे वोट बैंक से लेके 100 जिसने 100 वोट इकट्ठे किए हैं वहाँ से लेकर ऊपर तक एक सिस्टम चलता है। ये हमारी रिवायती पार्टी टैक्स है। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जो रिवायती सियासत है उसकी वो बादशाह है, पेट्रेज की सियासत में उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और फिर पीपल्स पार्टी जो एक अवामी जमात हुआ करती थी वो भी बिल्कुल उसी तरह की सियासत की तरफ चली गई है। सिंध में एक पेट्रेज की सियासत है। हमारे एक दोस्त जो हुकूमत में हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कहा करते थे कि सिंध को जरदारी साहब ने पॉलिटिकल वार लॉर्ड्स के हवाले कर दिया है। बहुत से वार लॉर्ड्स हैं पॉलिटिकल, हर इलाके का एक अलग जो है वो बड़ा है। जिस तरह कोई सूबेदार अंग्रेज़ दौर में होता था ना, हर इलाके का एक सूबेदार है, और वो सूबेदार आम आदमी नहीं है, वो सब वहाँ के वडेरे और बड़े ज़िम्मेदार हैं। ये हमारी सियासत है रिवायती की। और गैर रिवायती जो हमारे चैलेंजर उभरे हैं वो पॉपुलिस्ट बनकर उभरे हैं, जिन्होंने पॉलिसी से जवाब नहीं दिया, जिन्होंने उस तरह जवाब दिया जिसका आप बात कर रही हैं, जज्बात से, पॉपुलिज्म से, आइडेंटिटी से। कराची के जेन्युइन मसले थे, बहुत से मसले थे, क्योंकि कराची सिंध के हिसाब से देखें तो 30-40 साल पहले तो बिल्कुल सिंध में शायद हैदराबाद और कराची के अलावा कोई शहर ही नहीं था, और हैदराबाद भी कोई ऐसी बात नहीं बनती थी, कराची ही कराची था। तो कराची की मिडिल क्लास के लोगों के अपने एस्पिरेशंस थे, ख्वाहिशात थे, अच्छी वो गवर्नेंस चाहते थे, हिस्सा चाहते थे, आवाज़ चाहते थे, जैसे कोई भी शहर के लोग चाहते हैं। लेकिन लीडर कौन आ गया? अल्ताफ़ हुसैन और MQ, यानी एक फाशिस्ट जमात, पॉपुलिस्ट जमात, जिसमें वो एक देवता बन गया। उसने अपने आप को पीर साहब बना दिया और बदतरीन किस्म का उसने वायलेंस अख्तियार किया, जिसने कराची को भी बर्बाद किया और पूरे मुल्क को भी बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। मेरा ख्याल है बदकिस्मती है, और कराची को भी अब अंदाज़ा है, कराची के दानिश्वर भी अब जो सपोर्ट कर रहे थे वो भी कहते हैं कि कराची वालों से बहुत गलती हुई, करेक्शन में जिधर चले गए। हमें ये नज़र आया कि एक हद तक जो PTI है और PTI के लीडर हैं, पॉपुलिस्ट तो वो बिल्कुल हैं, यानी उनकी हमें पॉपुलिज्म की और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो नज़र आई है कि वो भी प्रोग्राम की बजाय इमोशन पर चले, और इमोशन पर वो इतने चले, और जिस तरीके से एक पॉपुलिस्ट करता है, बल्कि मैं कहूँगा एक डेमागॉग करता है, बिकॉज इज अ डेमागॉग है, उसकी वजह से उन्हें अपने आप को भी शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया, पार्टी को भी नुकसान पहुँचाया, अपने फॉलोअर्स को भी नुकसान पहुँचाया। अब हमारे पास दो एक्सट्रीम हैं। हल क्या है? मेरे ख्याल में हल ये है कि एक मिडिल ग्राउंड दोनों ढूंढें। हमारी रिवायती जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और दूसरी तमाम जमातें भी, अब JUI भी एक रिवायती जमात बन चुकी है, ANP भी एक रिवायती जमात बन चुकी है। सही बात। इस वक्त ये सब समझें कि 21वीं सदी के क्या तकाजे हैं। अब पेट्रेज की बुनियाद पर आप चलाएंगे सियासत को, नौजवानों को, मिडिल क्लास को वो काबिल कबूल नहीं है। उन्हें भी एक नई सियासत की तरफ आना होगा। और जो नई जमातें हैं, अब MQM को चलें गिनने जो बची कुची है, या जो PTI है, जो इस वक्त उसकी शक्ल है, PTI को भी अब अंदाज़ा लगाना होगा कि उन्हें एक ऐसी सियासत में आना है जिसमें वो दूसरों को भी कबूल करें और अपने आप को माइल्ड करें, और दूसरों को भी जेन्युइन प्लेयर समझें, ज़ाती दुश्मन ना समझें, और एक नई सियासत की इब्तदा करें। और एक अहद करें कि देखें, हमें जो कराची जैसे मेट्रोपोलिस हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, इस शहर खुद को गवर्न करें। ठीक है, इन्हें ऐसा सिस्टम ना। ये आमिर गौरी साहब जो पॉपुलिज्म की जो बात कर रहे थे ज़ैगम खान साहब, इलेक्शन से पहले तो आप के ये दावे तो ठीक है, जस्टिफाइड नज़र आते हैं कि आप अगर फ़र्ज़ किया इस किस्म के दावे कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद तो फिर आपको काम डाउन हो जाना चाहिए ना, आपको डिलीवर करना चाहिए। आप आज भी हम उसी पॉपुलिज्म का शिकार हैं, 200 यूनिट बिजली के, 300 यूनिट फ्री, यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कुछ अर्सा पहले तक यही बयानियां बनाते रहे, और ये बात हम करते रहे कि भाई आप इस वक्त जो माशी हालत है उसमें ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन आप उसी किस्म के एक पॉपुलिस्ट बयानिए की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी जमातें भी वही कर रही हैं जैसे ज़ैगम खान साहब कह रहे हैं। और आमिर मैं ऐड करूंगी एज ऑलवेज कि ये पेटेंट क्लाइंट रिलेशनशिप वॉर नहीं चल सकता ना। पेटेंट क्लाइंट रिलेशनशिप फिर वही बात के लोकल गवर्नमेंट के लिए होता है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ज़ैगम ने की, पॉपुलिज्म
इंतखाबी सियासत या कैंपेनिंग में तो होगा, मगर वो रूल ऑफ लॉ को और सर्विस डिलीवरी को ओवरराइड नहीं कर सकता। कितनी देर हम पॉपुलिज्म की आड़ में इन दोनों चीज़ों को छुपाते रहेंगे? देखें, एक तो जो अगर फर्स्ट के जो बिग पिक्चर है ना, उसमें तो पाकिस्तान की जो सियासत है, जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने स्कूल छोड़ा है, कॉलेज, और उसके बाद देखना शुरू किया कि आसपास, और उस ज़माने में कॉलेज के अंदर एक बड़ी हेल्दी ट्रेडिशन थी कि ड्रामा था, डिबेट्स थी, एटलीस्ट लोग जो हैं वो डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट थे, और इश्यूज़ यही होते थे कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, और वो तकरीरें आमतौर पे टीचर्स ही लिख के दिया करते थे और बताते थे कि, और डेफिनेटली वो हमारे से बेहतर थे। हमारा काम सिर्फ यही होता था कि जज्बात के साथ हो सारा कुछ। लेकिन वो गेम क्या थी, हमें आस्ता आस्ता ये पता लगा कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है उसमें सिर्फ 3 सेगमेंट्स हैं उसके जो किरदार हैं। एक तो अरबाब इख्तिदार हैं, फिर अरबाब इख्तियार हैं, और फिर वो जिस तरह फ्रांस फैनन कहता था, जो ले मिज़राबल उफ्तादगान खाक हैं वो सारे, हम सारे लोग जो हैं, आज फ़र्ज़ कि हम यहाँ ना हों, हमारी कोई हैसियत नहीं है बाहर सड़क के ऊपर, अगर फ़र्ज़ कि हम इन 2 बड़े अरबाब में शामिल नहीं हैं। लेकिन जो आपकी बात है, देखिए ये मीडिया के ज़रिए चूँकि हमारी एक्सेस जो है वो पाकिस्तान के उन लोगों तक हुई जिनको पाकिस्तान के लीडर्स कहते हैं। जब बात हुई है, जिस से बात हुई है, उसको ये बताने की कोशिश की कि देखें आप 32, 33, 34% वोट लेके आए हैं, तो आपको पहले तो सबसे ये समझना होगा कि आप मुल्क की मेजॉरिटी ने आपको वोट नहीं दिया हुआ, यानी जो वोटर, लेकिन चूँकि इलेक्शन ऐसा है, आप जीते हैं, तो आपको अब 2 चीज़ें करनी होंगी। एक तो आपको ये प्रूव करना होगा उन 67% को, 66% को, कि आप उनके भी वज़ीर आज़म हैं, और उसका सबसे बड़ा काम क्या होगा कि आप उनके इलेक्टेड लीडर्स को जलील करने की कोशिश ना करें। आप वो काम करें जो आपके मंशूर में लिखा हुआ था। उसमें कहीं नहीं लिखा कि अगर हम आ जाएंगे तो फिर हमने इनको जो है रगड़ना है। क्यों? अगर आज इनको रगड़ेंगे तो कल आपको रगड़े जाएंगे। और इस वजह से आज की जो सियासत है उसमें ये लगे इस तरह रहा है कि जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सारा ड्रामा है ये PMLN को या उससे भी बड़ा कि नवाज शरीफ को वापस लाना है। बाद दूसरे कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि शायद कहीं पे इस चीज़ का अदराक हो गया है कि उसको तो लाना है या नहीं लाना, क्योंकि लाना है तो उसको बाद में भी संभाल लेंगे। 2018 की जो तारीखी गलती है ना, जो माफूकुल फितरत गलती है, उसका ज़ाला कर रहा है। पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इसको लाना चाहूँगा कराची के उसके। किसी भी शहर के, किसी भी गांव के मसाइल क्या हैं आज? पानी है, बिजली है, गैस है, पेट्रोल है, ठीक है ना, और साथ अगर फिर इससे ऊपर जाएं तो फिर सेहत और तालीम, और आबादी, बढ़ती आबादी। अब देखें ना, लीडर क्या कह रहा है कि हमने आपको जो है वो सेहत कार्ड दिया है। वो भाई, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मुझे भूख लगी हुई है, मैं मुलाजमत नहीं कर रहा। तो अगर कराची की मिसाल देखें ना, कि जो 3 करोड़ का शहर है, इसमें नंबर के ऊपर नहीं जाते हम कि कितने का है, लेकिन उसमें भी बड़ा झगड़ा है। तो ये जो लोग अब आएंगे हुकूमत के अंदर, चाहे वो बिल्कुल लोकल लेवल पे आए, यानी कराची के लेवल पे आए, सिंध के लेवल पे आए, इवन पाकिस्तान के लेवल पे आए। जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा ना कि कराची भी तो पूरा पाकिस्तान है ना। अगर कराची बीमार है, कराची पास पानी पीने का पानी नहीं है, तो उसका मतलब पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है पानी। उसके पास मुलाजमत नहीं है, तो उसका मतलब पूरा मुल्क जो है ना वो गरीब हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, इनका जो बड़ा टेस्ट है, और मैं आपको बताऊँ, फिर बार बार हम ये कह चुके हैं, ये बहुत बड़े मसाइल नहीं है। इस वजह से कि लोगों ने ये मसाइल हल किए हैं, और उस वजह से मैं जब कभी कभी कहता हूँ, हो सकता है ये आइडियलिज्म हो सकता है मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें पूरी ना हों, लेकिन ये एक जोक लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लीडर के पास सिर्फ 2 सीटें हैं या 3 सीटें हैं या 4 सीटें हैं, वो नेशनल नैरेटिव का कितना बड़ा हिस्सा लेके बैठा रहता है। और इस वजह से मैं कहता हूँ कि मैं नहीं कहता कि आइडली पाकिस्तान 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बन जाए, लेकिन ये देखें ना, आप जिस तरह डिस्कस कर रहे थे पहले कि MQM किस तरफ जाएगी, उन्होंने जिस तरह शाकिर कह रहे थे कि सिंध में वो बैठेगी पीपल्स पार्टी के साथ, और यहाँ बैठेगी शायद हो सकता है नून, ठीक है ना। और हमने पहले भी देखा है कि JUI कहीं और तरह बैठती होती है, जमात इस्लामी नेशनल में कुछ और खेल रही होती है, प्रोविंशियल में कुछ और खेल रही होती है। असल चीज़ यह है कि सारे लोग मिल के अपने मसाइल हल कर रहे हैं, वो जो छोड़े थे और वसाइल हैं इस मुल्क के पास, या लोगों के। अगर कराची से शहर जो है उसको टैंकर का पानी, कितनी प्रोग्राम देखे हमने, खबरें की लड़ाइयाँ होती हैं, नीचे पानी निकाला हुआ है। अगर फ़र्ज़ किया सारे मुल्क की गैस जहाँ से भी निकलती है उसको छोड़ दें, जहाँ पहुँच रही है वहाँ इस्तेमाल हो रही कि नहीं हो रही। आम आदमी जो है वो, उसके पास अब लकड़ी तो नहीं जलाने के लिए इन शहरों के अंदर, तो अगर नहीं है तो अगर ये सारे लोग मिल के, क्योंकि फिर वही बात है कि देखिए जिसके घर में, मैं ये बात करता हूँ कि मैंने आज तक कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा जो गरीब हो। इवन जो गरीब पॉलिटिशियन भी थे ना, 5 साल के बाद जब उनके घर में गए हैं, तो जहाँ स्कूटर नहीं खड़ा होता था ना, वहाँ एक टोयोटा सिग्नस खड़ी हुई है।
میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو پراڈو سے بھی آگے چلے گئے ہیں, یہ کس طرح ہوتا ہے. اس کی بات کریں. اب بات جو ہے نا عوام کی, ہاں عوام کی بات ہو رہی تھی, تو سولنگی صاحب کی طرف اب آتے تو عوام کے جو تاثرات ہیں وہ کیا ہیں, اور کراچی کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں اور ان کی کیا توقعات ہیں ان انتخابات سے. تو آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھا دیتے ہیں. گزارا نہیں ہو پا رہا ہے ابھی جو مہنگائی چل رہی ہے. گورنمنٹ بنے گی تو یہی توقع ہے گورنمنٹ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اس ٹائم جو ملک کے حالات چل رہے ہیں وہ ورس سے ورس کنڈیشن چل رہے ہیں, اور بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور کچھ نہ کچھ ملک کے حالات بہتر کریں. وہ بھلے کوئی بھی پارٹی کرے, بس لوگ اس کو اپنا ملک سمجھ کے اس کے لیے تھوڑا سا کام کریں. آنے والے جو حکومت ہے وہ یہی ہے, امید ہے کہ پانی, بجلی اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے گیس اور بجلی کا ہمارا, یہ حل کرے گی ہماری. مسائل ہے, پانی ہے, بجلی ہے, گیس نہیں ہے, بل آ رہا ہے, گیس نہیں ہے, بل آ رہا ہے. بس انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. ہمارے شہر کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اوور ہے, گٹر لائن بہہ رہے ہیں, ٹوٹے ہوئے سڑکیں ہیں, مہنگائی کی آپ کے سامنے صورتحال ہے, کاروبار اب ویسا نہیں رہا. لوگوں کا حال پوچھیں, آپ سب سے دیکھیں, روڈوں کا حال دیکھیں, آپ گڈھے دیکھیں, یہاں باہر جائیں, آپ حیدرآباد دکھائیں, یہ قرطبہ مارکیٹ ہے, یہاں پر آپ پارکنگ دیکھیں کیسی ہے, روڈوں کا حال سب خراب ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کرنا کسی نے. آپ دیکھ رہے تھے عوام کے کیا تاثرات ہیں, وہی بات ہم کر رہے تھے. شاکر سولنگی صاحب وہ اب بات یہی کر رہے تھے کہ اب مسائل کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا, یہ تو گلے تو ہیں لوگوں کے. بات یہ ہے کہ جو آپشنز نہیں ہیں نا, میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب سے بڑا نقصان عوام کا ہمارا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی کے علاوہ آپشن نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی کی مرضی ہے, کام کرے نہ کرے, مسائل حل کرے نہ کرے, تو لوگوں نے ووٹ تو پیپلز پارٹی کو ہی دینا ہے. ظاہر ہے اگر آپشن ہوتا, پارٹی کو بھی سوچنا نہیں, وہ آپشن تو مجھے لگ رہا ہے آپ کا دل کر رہا ہے. نہیں آپشن ہوتا تو پیپلز پارٹی کو بھی جھٹکا لگتا کہ بھئی اس دفعہ نون لیگ کو ووٹ پڑے گا, چیلنج کرنے والے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اپرچونٹی کاسٹ کا ایشو ہے جو زیادہ بار بار گورننس سندھ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا تھا کہ بالکل بھی نہیں ہے, پیسوں کے بغیر کوئی کام اس لیے نہیں ہوتا کہ جو بندہ, ایک تو پارٹیوں نے بھی سسٹم بھی اپنا ایسا بنایا ہوا ہے کہ کروڑوں روپے دے کے ٹکٹ لے کے بندہ منتخب ہوتا ہے, پھر کروڑوں خرچ کرتا ہے الیکشن کمپین پہ, اس کے بعد وہ منتخب ہو کے پارلیمان میں آتا ہے. اور دوسرا وار لارڈز کی جو بات کی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. مثلا میں کوئی بھی ایک ہاں پولیٹیکل, مثلا کوئی ضلع ہے, ضلع میں دو اہم شخصیات ہیں, مثال کے طور پر جیلانی خاندان ہے, خیرپور میں وسان خاندان ہے, تو بھائی ڈپٹی کمشنر آپ نے لگوانا ہے, جی ایس پی آپ نے لگوانا ہے, فلاں انجینئر آپ نے لگوانا ہے. یہ اس طرح کر کے نظام چلایا جا رہا ہے سیاسی جماعتوں میں. تو گڈ گورننس کیسے آئے گی, عوام کے مسائل پھر کیسے حل ہوں گے سر؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور زیغم, چونکہ اس کے بعد میں ایک پیکج دکھانا چاہ رہی ہوں, مگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے پہلے آپ سے کامنٹ لینا ہے, اور وہ اس لیے لینا ہے کہ ہم وہی سوشو اکنامک انڈیکیٹرز اشاریہ, میرا اور آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, پالیسی سازی کا فقدان ہے, نیشنل بھی پروونشلی بھی. مجھے لگتا ہے ایک ریزن اس کی یہ ہے کہ ان کے خود کے سیاستدانوں کے پیر کمزور ہوتے ہیں, کسی کو پاس اتنی میجورٹی نہیں. اور ابھی تک میں نے کسی بھی, اگر 2002 سے بھی ہم دیکھیں تو کسی بھی سیاسی پارٹی یا حکومت جنہوں نے بنائی, انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں نا لانگسٹ ویژن نہیں دی کہ آپ بات کریں, آپ ڈاکیومنٹ 2025 کا تو ضرور بنا دیں, مگر کنسسٹنسی کیا ہے, اگلی حکومت اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی. تو یہ پالیسی سازی کا فقدان اور بڑھتی آبادی, بڑھتے مسائل سوشو اکنامک, یہ میچ نہیں کر رہا. اور ساتھ میں ایک اور بات بھی, یہ اسی سے جڑی ہوئی, کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی تھی کہ کراچی حکومت ہماری صوبائی ہوتی تھی لیکن کراچی کا میئر ہمارا نہیں ہوتا تھا. اب تو کراچی کا میئر بھی ان کا ہے, ان کو تو اب زیادہ ڈیلیور کرنا چاہیے, زیادہ پے بیک کرنا چاہیے. دیکھیے, سیاستدانوں کو اپنے حصے کی ذمہ داری لینی ہوگی اور ہمیں ان پر یہ ذمہ داری ڈالنی ہوگی. ہر چیز کو ہم سول ملٹری کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. سیاستدانوں کا کس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے؟ فارن پالیسی پہ, سیکیورٹی پالیسی پہ. خبردار جو تم نے میرٹ پر ٹیچر اپوائنٹ کیے, خبردار جو تم نے یونیورسٹیوں کی حالت بہتر کی, کیا انہوں نے کہا ہے کہ تم ادھر سے فنڈ کھینچو یا ناب فنڈ دو؟ ہیلتھ پر کبھی کیا ہے انہوں نے؟ دیکھیں, چلیں جہاں آپ کو سپیس اویلیبل نہیں ہے وہ تو نہیں ہے نا, آپ کو مل جائے. جہاں سپیس اویلیبل ہے اور جہاں آپ کے فنڈز ڈرامیٹک بڑھ چکے ہیں, اب فنڈز کا ہیلتھ ایجوکیشن میں مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمارے پاس مثال ہے کہ ہم بنگلہ دیش سے زیادہ تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں.
اور سندھ میں اسکول ٹیچر کی تنخواہ باقی صوبوں سے سب سے زیادہ ہے. ہیلتھ پر ہم بنگلہ دیش سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں. مسئلہ ہماری گورننس کا ہے. مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے صوبے اپنی حکومت چلا رہے ہیں اب اتنی انکنسسٹنسی کا بھی مسئلہ نہیں رہا. سندھ میں کب سے پیپلز پارٹی حکومت کر رہی ہے؟ حساب لگائیے کتنے سال بن جاتے ہیں. بہت سارے. ٹھیک ہے جی, یہ 2008 سے کر رہی ہے. ابھی آپ کے 15 سال ہو گئے. اچھا 10 سال مسلسل مسلم لیگ نواز نے پہلے حکومت کی, 1.5 سال پھر حکومت کی. یہ بہت بڑی مدت ہے. اس مدت میں نہ صرف آپ پالیسیاں بنا سکتے ہیں, پالیسیوں پر امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں, بڑی بڑی تبدیلی کر سکتے ہیں. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے پاس ایک نسل کا ٹائم تھا. آپ دیکھیے جو بچہ جب 2008 میں پیدا ہوا تھا آج وہ 15 سال کا ہے. جو بچہ اس وقت سکول گوئنگ تھا وہ اس وقت یونیورسٹی گوئنگ ہے اور ووٹر ہے. اس وقت جو کام اگر انہوں نے کیے ہوتے تو آج تو ایک پوری جنریشن وہاں پہ ایک لیڈرز کی پیدا ہو چکی ہوتی, اچھے تعلیم کے پیدا ہو سکتی. تو ان کو ذمہ داری اٹھانی ہوگی. اسی طرح کراچی کے اور سندھ کے باقی شہروں کے بھی. سکھر کا کیا حال ہے؟ کراچی تو ہمیں نظر آتا ہے نا جی. سندھ کے باقی شہروں کو بھی دیکھیے, پنجاب کے باقی شہروں کو دیکھیے, لاہور کو چھوڑ کے کسی پنجاب کے باقی شہروں کو دیکھ لیجئے. لاہور پہ تو 70% 60% بجٹ لگا کے انہوں نے وہ ایک ماڈل بنا دیا نا. تو شہروں پر یہ لوگ کیا توجہ دے رہے ہیں؟ شہروں کو کیا شہروں کی طرح رن کر رہے ہیں؟ پنجاب کے شہر لاہور سے بیٹھ کے مینج نہیں کیے جا سکتے, اور آپ کراچی میں بیٹھ کر ایک صوبائی حکومت کے طور پہ کراچی کو بھی مینج نہیں کر سکتے. ان شہروں نے خود کو ریگولیٹ کرنا ہے. دنیا میں بہترین ماڈلز موجود ہیں شہر کیسے ریگولیٹ ہونے چاہیے. آپ فنڈز کا اچھا استعمال کریں, لوگوں کو بہتر فیسلٹیز دیں. آپ سینیٹیشن تک دینے کو تیار نہیں ہیں, ہیلتھ کی بیسک فیسلٹیز دینے کو تیار نہیں ہیں. میرے خیال ہے ہماری سیاسی حکومتوں کو اپنے رویے اب بدلنے ہوں گے. چلیں ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن پہلے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے زیغم خان صاحب بات کر رہے تھے تو اس میں تنزیلہ اور عامر غوری صاحب دونوں بات کرنا چاہ رہے تھے. تو پہلے تنزیلہ آپ کی طرف آئیں گے. جی نہیں, میں صرف اس بات میں ایڈ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. میں جو وہاں سے بات چلتی ہوئی یہاں پہ آئی تھی نا کہ ہمارے ہاں جو ہماری سیاست جس طرز پہ اب کھڑی ہو گئی ہے اس پورے طرز کو بدلنا ہے. آپ نے اپنا طرز حکمرانی بھی بدلنا ہے, سیاست کو بھی بدلنا ہے, کیونکہ آپ نے جو ترقیاتی کام اور جو پاور ہے یعنی کہ جو سول بیوروکریسی کو آپ نے اپنے اس ٹول کے طور پہ, انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا, وہ ریاست کی خدمت کے لیے تھی نا, وہ سیاسی جماعتوں کی خدمت کے لیے نہیں تھی. تو یہ جو گند پڑا ہے اس کو آپ نے کہیں سے صاف کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس میں افسر شاہی بھی وہاں پہ ہینڈز ان ہینڈز ہو گئی ہے, وہ بھی اس میں سے نکلنا نہیں چاہتی. کتنی بار کوشش ہوئی ہے یہاں پہ سول بیوروکریسی کی ریفارمز کی, سب اس کے آگے لیٹ جاتے ہیں, کوئی اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. تو پاکستان میں جو بڑا اسٹرکچرل ایک ریفارم ہے وہ الٹیمیٹلی جا کے ٹرانسلیٹ ہوگا. اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تو آ کے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ نے اتنی لمبی لڑی اور پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی ڈیولوشن کے لیے. 18ویں ترمیم میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا, لیکن آپ کو جب وہ پاور ڈیوالو کرنی ہے نیچے تک تو آپ وہاں پہ بالکل نکمے ناکام ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کال و فعل کا تضاد ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو کراچی شہر کے مسئلے ایک تو شہر کے اندر ہیں, لیکن کراچی شہر جیسے اور شہر بنتے چلے جا رہے ہیں. اگر آج آپ لاہور کو دیکھیں جیسے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے, جیسے پنڈی ایکسپینڈ ہو رہا ہے, جیسے اسلام آباد ہو رہا ہے, یہ مزید وہی جو تجربات ہیں نا وہ یہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. وہاں کسی نے نہیں روکا, یہاں بھی کوئی نہیں روک رہا. تو آپ کو ایک نیشنل لیول پہ کچھ پالیسی بھی بنانی ہے, اربنائزیشن پہ بنانی ہے, پاپولیشن کے اوپر آپ کو کوئی بات کرنی چاہیے. سو قومی سطح کی پالیسیاں بھی تو شاید کنسسٹنٹ نہیں ہیں. آپ کے مفادات آڑے آتے ہیں, آپ اپنا لہجہ اور اپنی سوچ سب کچھ بدل لیتے ہیں. یہاں اسلام آباد میں اور بات کرتے ہیں, شاید آپ جا کے تھر میں کوئی اور بات کرتے ہیں, مظفر گڑھ میں جا کے کوئی اور بات کرتے ہیں, مردان میں کوئی اور بات کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹرکچرل بہت ساری چیزیں جو درست ہونے والی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. عامر,
सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम अब आखिरी एंड में, सियासत में लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स हमें पायदार इंसानी तरक्की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मैंडेटरी हैं। अब हम वो जिसको कहते हैं ना, टाइम इज़ अप फॉर अस, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि करना चाहिए? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन दोनों ने की वो दूसरी ये भी थी कि चूँकि हमने अर्बन डेवलपमेंट नहीं की, दुनिया में मकामी हुकूमतों का रूरल का मॉडल अलहदा होता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट का मॉडल और होता है। चूँकि हमने शहर नहीं किए तो कंटिन्यूसली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इन्फ्लक्स ज़्यादा है। मेरे अपने ख्याल में, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूँ, कि जो फैसले करने वाले लोग हैं उनका ताल्लुक अक्सर इन्हीं इलाकों से था जिनको हम गरीब इलाके कहते हैं, और जब ये शहरों में पहुँच जाते हैं तो चूँकि अपने गरीब इलाकों को भूल जाते हैं, इन्हें मसाइल का पता होता है, और इनके पास जब ये वसाइल आ जाते हैं तो ये फिर अपने बेहतरी के लिए काम करते हैं, अपने इलाकों की बेहतरी के लिए काम नहीं करते। और उसी वजह से मेरा ये ख्याल है कि जो अंग्रेज़ का दिया हुआ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको ख़त्म करना होगा, ठीक है ना, बजाय इसके कि रिफॉर्म्स हों। उन्हें क्या नहीं, तो मतलब जो ब्यूरोक्रेसी की जो क्रीम है ऊपर से, इसको ख़त्म करना होगा। यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है कि जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेटिक ग्रुप है, यानी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसके अंदर जो CSP के अंदर, इसके अंदर जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और जो पुलिस है, इसकी फेडरल लेवल के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है। Absolutely. ठीक है ना, इसको ख़त्म करना होगा। Yes. इस वजह से जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो जवाब दें अपने इलाकों को। लाहौर का लड़का या मतलब कराची का लड़का, उसको आप बलोचिस्तान में बैठाएंगे, वो ज़ुबान नहीं बोल सकता होगा, वो इंतज़ार कर रहा होगा मैं वापस कब जाऊँगा, ठीक है ना, तो वो लोकल आदमी होगा, वो जवाब दे होगा उसका, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात मेरा ये ख्याल है कि जो इन सारे लोगों का कहीं ना कहीं एहतसाब का निज़ाम इस तरह का होना पड़ेगा कि आपने जो वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं किए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, उनके अंदर कोई निज़ाम ऐसा बनाना पड़ेगा कि अगली दफ़ा उनको टिकट्स ना दी जाएं। एक जो बहुत आइडियल निज़ाम है जो बरतानिया का है कि अगर फ़र्ज़ किया आपने इलेक्शन के अंदर अपनी पार्टी को लेके गए हैं, आपने बहुत सारी सीटें जीती हैं, लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत सके, आप हुकूमत नहीं बना सके, तो आपकी पार्टी जो है पार्लियामेंट में बैठेगी, आप पार्टी के लीडर नहीं होंगे, ठीक है ना, बादशाह नहीं बैठा रहेगा और फिर हमें ये बताएगा कि जी वो बगैर किसी मुकाबले के दोबारा सदर जो है मुंतखब हो गए। ये चीज़ें चेंज करनी होगी। और फिर जो आपने बहुत बड़ी बात की है कि देखें जो 18वीं तरमीम है ना, उसको सूबे तक नहीं रुकना पड़ेगा, एक नई तरमीम करनी पड़ेगी आपको कि ये सारा का सारा निज़ाम यूनियन काउंसिल तक जाएगा और जो पार्टी जो है वो जैसे इंडिया ने किया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। आप देखें ना, दो बड़े मुल्कों की मिसाल है जिनको हम कहते हैं डेमोक्रेसी की, नहीं बरतानिया और अमेरिका, कि वहाँ पे पॉलिटिकल निज़ाम क्या है और कैसे चल रहा है, और भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। शर्म आती है उनका आप जिक्र करते हुए कि उन्होंने अपने मामलात किस तरह आहिस्ता आहिस्ता सीधे कर दिए हैं। और हमारे यहाँ मिसाल देने के लिए सिर्फ इतना ही होता है कि उनके पास इतने अरब रुपए उनके ख़जाने में पड़े हुए हैं और इतनी उनकी एक्सपोर्ट है। उन्होंने कहा भाई, उन्होंने आप ये देखें कि 1971 तक जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी कितनी थी और अब उनकी आबादी कैसे है, वो भी मुसलमान मुल्क है। सवाल ये है कि वो किस तरह हुआ कि हमारी 24 करोड़ तक चली गई है और वो 18 करोड़ पे रुके हुए हैं, ठीक है ना। ना सिर्फ 18 करोड़ पे रुके, तालीमी मयार हम देखें। किसी का नहीं ये कहते कि किसको कंट्रोल करना है किसको नहीं करना है, उनको सब पता है। yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता रहा हूँ कि अवाम का जो इस्तेमाल है इलेक्शन के वक्त, वो करना बंद करना होगा। हमें अवाम को एम्पावर करना होगा कि वो हुकूमतों को इक़्तिदार में लाएं और फिर निकालें, ठीक है ना। इस वजह से कि फिर वो लीडरशिप जो है ना वो मानने को तैयार ही नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि अगर ये जो लास्ट वर्ड के अगर उनको मौका दिया जाता ना, बहुत से लोग 30 साल के बाद वो कहते हैं यार बहुत कर लिया, रिटायर हो जाते हैं, खुद ही हो जाते हैं। ये लड़ रहे हैं, ये सियासत नहीं करना चाह रहे, ये बदले लेना चाह रहे हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वही असल में जो है अवामी उमंगों के मुताबिक, यानी अवाम जो चाहते हैं और अवाम की जो ख्वाहिश होती है उसको ही ट्रांसलेट होना चाहिए इंतखाबी नताइज के अंदर भी। एक जो हम बहस बड़े दिनों से भी कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं आबादी के हवाले से कि ये हम वसाइल की बात करते हैं, हम मसाइल की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। बुनियादी वजह उसकी यही है कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है और ये मेरे ख्याल में बदकिस्मती है कि हम इस मौजू पर बात नहीं कर रहे। अगर अब कराची की बात करें, जिस तरफ तंजीला ने भी इशारा किया कि कराची जिस तेज़ी से उसकी आबादी बढ़ी और जिस तेज़ी के साथ वो शहर फैला, वो ख़तरात हम दीगर शहरों में भी देख रहे हैं, वो हम लाहौर में भी देख रहे हैं, फैसलाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, और इस हवाले से हमें कोई मनसूबा साजी नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट सादिया शौकत की है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तेज़ी के साथ पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है और हमारे वसाइल कम हो रहे हैं। हर मर्दमशुमारी में सूबों को ये शिकायत तो होती ही है
کہ گنتی کم کی گئی، لیکن کسی کو یہ کہتے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں تو لوگ زیادہ کیوں ہیں، یا لوگ زیادہ ہیں تو وسائل کم کیوں ہیں۔ آبادی میں اضافہ پاکستان کے لیے ایٹم بم کی طرح خطرناک ہے۔ اس وقت ملکی آبادی 25 کروڑ تک جا پہنچی ہے اور اس کے منفی اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ خوراک کی کمی، بے روزگاری اور مہنگائی نے معیشت کو مفلوج کر رکھا ہے۔ سماجی ڈھانچہ بھی بری طرح متاثر ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کی آبادی 2050 تک 403 ملین یعنی 40 کروڑ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی آبادی شہروں کی صورتحال کو بھی ابتر بنا رہی ہے۔ خدشہ ہے کہ روزگار کی کمی، صحت اور تعلیم کی ناکافی سہولیات جیسے چیلنجز مستقبل میں بھی درپیش ہوں گے۔ پاکستان افغانستان کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے آبادی میں اضافے والا ملک بن چکا ہے۔ آبادی میں تیزی سے اضافے نے جن مسائل کو جنم دیا ہے ان میں غذائی قلت سر فہرست ہے۔ صوبہ پنجاب میں آبادی ہوش رباہت تک بڑھ رہی ہے، جو کہ حکومتی اقدامات پر سوالیہ نشان ہے۔ ملکی آبادی میں اضافے کی ایک اہم وجہ خاندانی منصوبہ بندی کا فقدان اور خواتین کا معاشی طور پر خود مختار نہ ہونا ہے۔ گزشتہ 76 سالوں میں پاکستان میں مہنگائی اور آبادی میں ہی اضافہ دیکھنے کو ملا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آبادی اور وسائل میں توازن نہ پیدا کیا گیا تو ماضی کی طرح اس سال بھی گندم کی کمی، پھلوں اور دالوں سمیت اشیاء خوردونوش کی قلت جیسے سنگین مسائل درپیش رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی کو روکنے کے لیے آخر کیا کرنا ہوگا؟ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ شاکر سولنگی صاحب، بات وہی جو عامر غوری صاحب بھی کر رہے تھے کہ عوام کو پوچھنا ہوگا، جن کو ظاہر ہے کہ ایوانوں میں بھیجتے ہیں، ان سے بھی پوچھنا ہوگا۔ جو اس وقت ہمارا ایک نظام ہے جس کے تحت براہ راست ہمارے چونکہ پارلیمان کے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے لوگ، اب ظاہر ہے ہمارے پاس تو اتنا مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہے، تو وہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، طرز حکمرانی کی، عوام کی، اس کی، عوام ہمارے ہاں احتساب کا معاملہ بڑا ہی پوچھ رہی ہے۔ ہم صرف کہہ رہے ہیں جمہور کیسے جواب مانگے۔ جاوید صاحب، یہ وہ پرانا ماضی والا دور نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا والا، موبائل والا دور ہے۔ گاؤں میں، دیہات میں جو سیاستدان جا رہے ہیں نا ووٹرز کے پاس، تو وہ آج کل کلیئر ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ نہیں کیا، وعدے پورے نہیں کیے تھے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، جا۔ اس طرح کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں ڈیلی ٹی وی پہ کہ کوئی کل میں دیکھ رہا تھا کوئی ایک پگڑی اپنی وہ جو ٹوپی ہے، ٹوپی اتار کے وہ ووٹرز کو پاؤں میں رکھ رہا ہے، بڑا سیاستدان سندھ کا۔ یہ سندھ میں بہت بڑی بات ہے بھائی، اور ویڈیو بھی وائرل کر رہی ہیں، غائب ہو جائے گا۔ نہ غائب نہیں ہو رہے، ٹی وی پہ آ رہی ہیں یہ چیزیں، عوام پوچھ رہی ہے۔ اگر خود احتسابی نہیں کریں گے سیاستدان اپنی، اور یا سیاسی جماعتیں نہیں کریں گی، طرز حکمرانی نہیں بدلیں گے، تو عوام تو پوچھ رہی ہے، اور یہ دن بدن یہ ٹرینڈ آگے اور بڑھے گا، اور الٹیمیٹلی نقصان ان کا ہی ہوگا، اپنا ہی ہوگا۔ تو خود احتسابی کرنی پڑے گی، نہیں تو عوام خود احتساب کرے۔ اویئرنیس تو ہے نا زیغم خان صاحب، عوام مشہور ہیں اور اب پوچھنے لگے ہیں، وہ جو کہانیاں اور جو سٹوریز وہ بتا رہے ہیں، اور یہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں اب اپنے نمائندوں سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو عوام ہیں وہ اکاؤنٹیبل بناتے بھی ہیں۔ ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ جب پارٹیوں نے ڈیلیور نہیں کیا تو وہ پارٹیاں ہار گئیں۔ پارٹیاں جو ہیں آئی بھی ہیں، پارٹیاں گئی بھی ہیں، ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہوئی ہے۔ اس پروگرام کے اندر جو ہم سٹیٹس دیکھتے رہے، جو فگرز دیکھتے رہے، پارٹیوں کا جو اتار چڑھاؤ تھا، عوام کا رد عمل ہی تھا نا، ان کی کارکردگی کے اوپر پسند ناپسند کم ہوئی۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیمانڈ سائیڈ آف ڈیموکریسی، جو بہت ہی اہم ہے، اور جس میں ہم بات کریں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، جن ایشوز پر ہونی چاہیے شاید اتنی نہیں ہے۔ لیکن اب آپ اس کو عوام کے اینگل سے دیکھیں کہ کیسے ان کو ایک ایسے سسٹم میں جکڑ دیا گیا ہے جس میں وہ بڑی تصویر دیکھ ہی نہیں سکتے، بڑی تصویر کے لیے جد و جہد ہی نہیں کر سکتے۔ ایک پورا ریاستی نظام ایسا ہے جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ میری تھانے سے بھی کسی سیاستدان نے جان چھڑوانی ہے، یا سیاستدان کا جو یہاں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، منا اس کا نکا جو ہے، جو ووٹ کٹھے کر رہا ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے جان چھڑوانی ہے، پٹواری سے مجھے اس نے کام کروا کے دینا ہے، میرا کوئی چھوٹا موٹا کام کچہری میں ہوگا تو اس نے کروانا ہے، میرے بچے کو نوکری کا ہوگا تو اس نے کروانا ہے، سولنگ یہاں اس نے کروا کے دینی ہے۔ تو یہ بڑی پکچر تو وہ سوچ ہی نہیں سکتا، اور سیاستدانوں نے جو سیاسی جماعتوں کو نیچے تک نہیں پہنچایا، ایک وجہ یہ، اور دوسری بات کہ لوکل گورنمنٹ نہیں لائے۔ دیکھیں، یہ سسٹم تب بدلے گا جب یہ ساری چیزیں لوکل گورنمنٹ کے پاس چلی جائیں گی، اور ایم این اے سے، سیاسی جماعتوں سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ حضور آپ نے ملک کے لیے کیا کیا،
पॉलिसियाँ क्या बनाई, उनसे बड़ा सवाल पूछेंगे। अब मुझे मुश्किल ये लगती है कि ये जो अब निज़ाम बन गया है सियासी जमातों को वारे खाता है, वो डायनेस्टीज़ बन गई हैं, वो इसमें महफूज समझते हैं, वो टिकटें भी इलेक्टेबल को देना महफूज समझते हैं, वो इस निज़ाम को भी चलाना महफूज समझते हैं, क्योंकि उनकी डायनेस्टीज़ को चैलेंज नहीं है। जिन बच्चों को वो इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं उनको चैलेंज नहीं है। फिर जो 300 डायनेस्टीज़ मुल्क में बन गई हैं, जो 300 विरासतें हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं है। अब एक अवाम है एक तरफ ये सब डायनेस्टीज़ हैं। एक तो मेरे ख्याल है अवाम को बहरहाल अपने तौर पे खड़ा होना होगा कि हमें ये काबिल कबूल नहीं है, आप लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम दें, आप सियासी जमातों को शराकत पर मबनी बनाएं, हमें हमारा हक दें। हमारा काम सिर्फ वोट डालना और ढोल के आगे नाचना नहीं है, सियासी जमातों की फैसला साजी में हमारा हिस्सा होना चाहिए। दूसरी बात मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना भी पाकिस्तान में कोई हलचल हुई है लोकल गवर्नमेंट पर, वो हलचल करवाई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट उनको खींच के ला तो सकती है क्योंकि आइन में लिखा है कि करवाना है, लेकिन मसला ये है कि आगे फिर वो ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें वो देते कुछ नहीं है। हालांकि उस आइन के अंदर उस शिक में ये लिखा हुआ है कि इंतज़ामी इख्तियारात भी देंगे आप सियासी ताकत भी उनको देंगे, आप उनको माली ताकत भी डिवाल्व। या तो इसकी तारीफ में सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा आगे चली जाए, अच्छी तरह गर्दन से दबोचे और कहे कि ऐसे कानून चाहिए जिसमें ये अमल दरामद हो, या फिर फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन ही बिल्कुल हो, उसको लेकर जाए, डेवोल्यूशन को या तो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए, वरना मुझे नहीं लगता कि ये खुद से आसानी से तैयार होंगे। तीसरी चीज़ बहुत बड़ी अवामी तहरीक है, वो भी आसान नहीं, लेकिन अवाम को, हम सबको मुसलसल वापस लोगों को याद दिलाना होगा, इस पर मुसलसल बहस करनी होगी। आम आदमी को रास्ता बनाना है अपना तंजीला मजहर बड़ा, और ये सारे पेचीदगियाँ और ये कॉम्प्लिकेशन उसके सामने मौजूद हैं, और जाहिर है सियासी जमातों को भी तो इस पे फैसला करना होगा, जिस तरफ ज़ैगम खान साहब कर रहे हैं। जो मौजूदा पाकिस्तान का जमहूरी और सियासी निज़ाम है उसमें तो इन्हीं सियासी जमातों को फैसला करना होगा कि हमने इस लोकल बॉडीज़ को हर सूरत में मजबूत करना होगा और इसको स्ट्रेंथन करना होगा। अच्छा, आखिरी बात जो है ना वो क्योंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं बहुत जगहों पे ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में एक अवामी तहरीक की बहुत कमी है। वो अवामी मसाइल जिन पे, अगर ऐसे मसाइल दुनिया के किसी भी महज़ब माशरे में हों जहाँ पे बाशऊर अवाम है। कादरी साहब की पाकिस्तान अवामी तहरीक नहीं है? नहीं, वो नहीं, एक अवामी तहरीक, समाजी तहरीक जो कि अपने हुकूक के लिए होती है। अब आपने अपने हुकूक को अगर सिर्फ नाली से मंसूब कर दिया और आप समझते हैं कि नाली बनना मेरा हक है और वो जो लार्जर पिक्चर है वो आपका नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। फिर दूसरा ये भी हमारा मामला है कि हम झूठ भी बहुत बोलते हैं जो हम वादे करते हैं, यानी कि क्या हमारे पास इतनी गैस मौजूद है कि हर जगह आप गैस की स्कीम का ऐलान कराते हैं। आप ये देखें ना, आपने जो मौजूद है ऊपर आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने अपने वसाइल को बढ़ाना है, यानी कि आपने पैदावार की तरफ जाना है। तो क्या आपके जितना भी आपका मौशी और गवर्नेंस का मॉडल है उसमें कहीं पे आप अपनी सलाहियत और पैदावार को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं? वो जवाब तो हम किसी से ले ही नहीं सकते। वो तो बाहर से कोई आ जाता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद वो चला जाता है और उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला, वो तो हमें पता नहीं है। तो आप हर जगह जाके गैस की स्कीम आप देखें, लोगों कह रहे हैं से पहले पाइप नहीं, और उसके बाद ये कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है, आप हर जगह पानी की स्कीमें अनाउंस करके आ जाते हैं। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को किसी ने बीच में से तोड़ फोड़ दिया है। यानी कि इस मुल्क में आप किसी शहर में चले जाएं, किसी ने सड़क बनाई है, 10 दिन बाद वहाँ पे कोई सड़क को तोड़ के पाइप डालने आ जाता है, पाइप वाला अभी सही करके जाता है तो दूसरा आ जाता है, वो तार डालने आ जाता है। यानी कि ये कैसा गवर्नेंस का मॉडल है कि जिसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके मेरा मॉडल का लफ्ज़ मैंने ऐसे इस्तेमाल किया, मुझे लगता है मॉडल है ही नहीं, ना ही गवर्नेंस ना मॉडल है। आई एम सो सॉरी, आई साउंड पेसिमिस्ट, लेकिन यू नो बट दैट्स ट्रू। स्कूल के ज़माने से हमें पढ़ाया गया कि पाकिस्तान जो है वो बेपनाह कुदरती वसाइल से मालामाल है। अच्छा, 50 साल बाद ये पता लगा, स्कूल में तो नहीं पढ़े थे, 50 साल बाद ये पता लगा है, मैं पढ़ी थी ना, ठीक है ना, कि नहीं, कि 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया था ना, तो यकीन करें, यानी पाकिस्तान ये एक न्यूक्लियर मुल्क है, बड़े बड़े मसाइल हमारे पास, लेकिन इस्लामाबाद में गिरने वाली जो बिल्डिंग थी, एक बिल्डिंग, उसका मलबा उठाने की मशीनरी इस्लामाबाद के पास नहीं थी। काटने और तोड़ने के लिए भी लोगों को स्निफर डॉग्स जो हैं वो इंग्लैंड से मंगवाए गए, इंग्लैंड से आए थे, टर्की से। ये लेवल है, वादे तो फिर जितने मर्जी कर लें आप। हाँ, लेकिन बात यह है कि बहरहाल वादे भी हो रहे हैं
यही जो हम बात करते आए हैं कि वादे भी हो रहे हैं, तवक्कुआत भी आवाम की बहुत बड़ी हैं, लेकिन असल में मामलात को हल तो करना है। ये पार्लियामान के ऐवानों में जब नुमाइंदे जाते हैं तो इनको वोट दिए जाते हैं, और आवाम जब वोट इसी बुनियाद पे देती है कि वो उनके मसाइल हल करेंगे। इससे कोई जो है वो दौड़ नहीं है। अवामी नुमाइंदों को और मुंतखब नुमाइंदों को ये तय करना होगा कि उन्हें हर सूरत में अवामी मसाइल का हल चाहिए होगा। सिंध हमारा आज ख़त्म होता है इस प्रोग्राम में। सिंध पे हमने बात कर ली, कल इंशाल्लाह बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे ज़ैगम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तंजीला मज़हर, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाकिर सोलंकी साहब, आपका भी शुक्रिया। और आमिर गौरी साहब, आपका भी शुक्रिया। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और फौजिया यज़दानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।